अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्योरिटन एज, जो कि हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 1620 से 1660 तक की एज है। पिछले लेक्चर में हमने रिनेसेंस एज को देखा था, रिनेसेंस के आइडियल्स और प्रोज के हवाले से, और रिनेसेंस की जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट थे उसके हवाले से देखा था। तो आज हम इस प्योरिटन एज को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली रिनेसेंस एज में हमने ये देखा था कि दैट इज द रीबर्थ ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि प्योरिटन एज को सेकंड रिनेसेंस कहा जाता है, कि इट इज द सेकंड रिनेसेंस। तो ये वाला पॉइंट हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स इट वाज द सेकंड रिनेसेंस ना, क्यों उसको फर्स्ट रिनेसेंस किस सेंस में कहा जाता है और प्योरिटन एज को सेकंड रिनेसेंस किस वजह से कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट रिनेसेंस थी उसमें इंसान ने हर चीज़ को, साइंटिफिक चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया। जो सी वॉयजेस थे उसमें जो क्या नाम है, नेचुरल फिनोमिनास थे उनको क्वेश्चन किया। तो ये वाला इस हवाले से सेकेंड रिनेसेंस है कि इसमें बेसिकली मोरालिटी की बात की गई। फर्स्ट रिनेसेंस में जो कि इटली से आउटबर्स्ट हुआ था, इटालियन सिविलाइजेशन से, तो उसमें हर चीज़ को क्वेश्चन सिखाया गया, क्वेश्चन करना सीखा गया। एक ही एस्पेक्ट जो था दैट वाज मिसिंग ऑफ द मोरालिटी। प्योरिटन एज में मोरालिटी की बात की गई कि हर चीज़ को आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं लेकिन विद इन द लिमिट्स ना। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से इसको ये हायर रिनेसेंस भी थी, हायर ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस, एडवांस्ड लेवल ऑफ रिनेसेंस भी था। इस लेक्चर में मैं सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, इसकी जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और नॉवल की जो क्या सिचुएशन, सॉरी नॉवल तो नहीं था इसमें, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे ना। तो इस लेक्चर में सिर्फ उसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स हैं। द प्योरिटन मूवमेंट इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, द प्योरिटन मूवमेंट मे बी रिगार्डेड एज द सेकेंड एंड ग्रेटर रिनेसेंस, क्योंकि it was the rebirth of the moral nature of the man following the intellectual awakening of the Europe in the 15th and the 16th century। यानी पिछली रिनेसेंस में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग थी लेकिन इसमें मॉरल अवेकनिंग थी। ये इस वजह से ग्रेटर रिनेसेंस है रादर एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिनेसेंस। In Italy's, whose influence had been uppermost in the Elizabethan literature, the Renaissance has been essentially pagan and sensuous ना। जो इटली से रिनेसेंस, बेसिकली रिनेसेंस की मूवमेंट आई ही इटली से है, इंग्लैंड में भी ना। तो दैट वाज बेसिकली पैगन एंड सेंसुअसनेस, यानी फिजिकल प्लेयर्स के ऊपर। अगर आप डॉक्टर फास्टस को देखें, उसके प्ले को देखें, तो उसमें वो सारा यही कहता है कि जी आई नीड लस्ट, पावर, मोर नॉलेज। तो इस वजह से सेंसुअस, और वो सेंसुअस प्लेयर्स के पीछे भागता है, इमोर्टैलिटी के पीछे, सॉरी मॉर्टैलिटी के पीछे भागता है, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स के पीछे भागता है डॉक्टर फास्टस ना। क्योंकि वो एलिज़ाबेथन पीस ऑफ लिटरेचर है, तो हमें उससे एलिज़ाबेथन पीस ऑफ लिटरेचर का आसानी से अंदाजा हो सकता है कि एलिज़ाबेथन एज में क्या जो मॉडल्स थे, मॉडल्स ऑफ पावर क्या था, मॉडल्स ऑफ नॉलेज क्या था, मॉडल ऑफ मोरालिटी क्या था। It had hardly touched the moral nature of man, and it brought little relief from the despotism of the rulers ना। यानी बादशाह जो थे वो अल्टीमेट पावर थे पिछले रिनेसेंस में। तो इस वजह से मैन वाज सब्जेक्ट टू द किंग्स, और जो सेंसुअस प्लेयर थी वो बहुत ग्रेट थी, बहुत ज़्यादा हद तक थी, जिस वजह से man was more a sensuous animal rather than the moral animal। One can hardly read the horrible records of the Medici। मेडिसी जो था वो इटालियन पोप था, सॉरी था, हाउस ऑफ मेडिसी जो था इटालियन बैंकिंग फैमिली थी जिन्होंने इटली में जो है ना गवर्नमेंट की। एंड द पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिसी एंड द बोर्जियास जो था वो इटालियन पोप था, whose nepotism put the Borgia family into power in Italy। उसने ये 1378 से लेकर 1458 तक जो है ना उसका दौर था। उसने यानी कि वो खुद तो था पोप, लेकिन उसने बोर्जिया फैमिली को, जैसे हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो
डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, एम्पावर करते हैं या डिस एम्पावर करते हैं। तो सेम कंडीशन जो है वो इंग्लैंड में भी थी उस वक्त की ना। एंड द पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मिकियावली जो है, इसने किताब लिखी द प्रिंस, इसका वो है जिसमें पावर के स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि डिक्टेटर जो है वो सबसे पहले किस तरह अपने आप को एम्पावर करता है। मिकियावली की किताब प्रिंस बहुत मशहूर ज़माना है, इसका उर्दू में एस.एम. ज़फ़र ने ट्रांसलेशन भी किया है शहजादे के नाम से ना। Without marveling at the moral and political degradation of a cultured nation. In the North, especially among the Germans and the English peoples, the Renaissance was accompanied by a moral awakening, and it is precisely that awakening in England. That greatest moral and political reforms which ever swept over a nation in the short space of a half century, which is meant by the Puritan movement. यानी कि इंग्लैंड ने सबसे पहले जो मोरालिटी की तरफ जो मॉरल वैल्यूज की तरफ जो अट्रैक्शन थी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के हवाले से, ये बात बड़ी समझने की है कि मॉरल रिफॉर्म्स तो चले समझ आ गई, लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किस तरह थी कि किंग जो है ना, इससे पहले सुप्रीम अथॉरिटी कंसीडर किया जाता। जो इंडिविजुअल राइट्स की बात थी, जैसे राइट टू वोट है, आम पब्लिक के जो वोट्स थे, किंग बादशाह बन जाता था तो वो ही वाज कंसीडर्ड एज अ शैडो ऑफ गॉड, कि खुदा का साया और अब इसे कोई नहीं हटा सकता। तो उसके अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंटेरियन रिफॉर्म्स आई, ये बेसिकली इसी दौर में आए कि जी पब्लिक के वोट से जो है ना वो बादशाह वजीर आजम होगा, या गवर्नमेंट को सॉरी जो रूलिंग इलीट होगी, दैट वुड बी सिलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। इस हवाले से इनको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ये शुरू हुई इंग्लैंड में ना। which ever swept over a nation in the short space of a half a century, which is meant by the Puritan movement. We shall understand it better if we remember that it has two chief objects. इन प्योरिटन एज में जो सबसे दो पर्सनल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो ये था। द फर्स्ट वाज द पर्सनल राइटियसनेस, कि आप जाती तौर पर जो है इंडिविजुअली जो है आप अपने मॉरल्स के ऊपर फोकस करें। और सेकंड वाज द सिविल एंड द रिलीजियस लिबर्टी, कि हर इंसान जो है वो कानून की आंख में, सिविल लिबर्टी से मुराद कहते हैं कानून की आंख में उसकी आज़ादी, और रिलीजियस लिबर्टी का आप किसी किस्म की भी मतलब वो करना चाहें तो कर सकते हैं। In other words, it aimed to make men honest and to make them free. It was the agenda of the Puritan movement. Na? Such a movement should be cleared of all the misconceptions which have clung to it since the Restoration, when the very name of the Puritan was made ridiculous by the jeers of the gay courtiers of the Charles II. Charles II की जो है ना वो इसके साथ रिस्टोर हुआ था चार्ल्स सेकेंड, तो उसमें यानी कि लोगों को ताना दिया जाता था कि जो बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का हो, बहुत ज़्यादा राइटियसनेस और लिबर्टी की बात करता होता था, तो लोग उसको कहते थे ओ यू आर द वेरी प्योरिटन। और इसे एक इडियम भी है, आपने सुना होगा कि प्योरिटन सॉर्ट ऑफ पापा, यानी कि मेरा पापा जो है वैसे तो विक्टोरियन सॉर्ट ऑफ पापा भी होते हैं और प्योरिटन सॉर्ट ऑफ पापा भी है कि जी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस मोरालिटीज के ऊपर फोकस करने वाले को प्योरिटन पापा कहते हैं। Though the spirit of the movement was profoundly religious, and the Puritans were not a religious sect, यानी ये वाली हमें डिफरेंशिएट करना है कि वो कोई मजहबी ग्रोह का नाम नहीं था, मजहबी मूवमेंट का नाम नहीं था। अगरचे वो रिलीजियस राइटियसनेस क्लेम करते थे, लेकिन वो मजहबी ग्रुप का नाम नहीं है। Neither was the Puritan a narrow-minded and gloomy dogmatic, and he is still pictured even in the histories. Pym जो था, John Pym was an English politician था, who helped in the establishing the foundation of the parliamentarian practices को, यानी जो पार्लियामेंट के एस्टेब्लिशमेंट में जो पैम ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था, अगरचे वो रिलीजियस मैन था। इसी तरह हेम्पडेन है और इलियट है और मिल्टन है, were the Puritans, and in the long struggle for human liberty there are few names more honored by the free men everywhere ना। उनमें क्रॉमवेल का नाम है, थॉमस हुकर का नाम है, ये प्योरिटन्स थे। yet Cromwell stood like a rock for the religious tolerance, and Thomas Hooker in Connecticut
gave to the world the first written constitution in which the freemen, before electing their officers, laid the strict limits of the office to which they were elected. यानी क्रोमवेल और थॉमस हुकर जो थे, इन्होंने एक ने मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पावर किया, राइटियसनेस, रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर काम किया, और दूसरा जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रूवमेंट की। वैसे जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 1206 में मैग्ना कार्टा जो है राइट अप हुआ, वो चंद मतलब ऐसे स्टैट्यूट्स हैं। इंग्लैंड का फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ज़्यादातर उनका स्टैट्यूट्स के ऊपर चलता है, और मज़ीद जो है इसमें जो सोशल प्रैक्टिस चल रही है उसी के ऊपर ही फॉलो करते हैं। This is a Puritan document and it marks one of the greatest achievements in the history of the government. From a religious viewpoint, Puritanism included all shades of belief. यानी उसमें तमाम किस्म के, क्रिश्चियनिटी में जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में डिफरेंट तरह के सेक्ट्स हैं, तो इसी तरह क्रिश्चियनिटी बिलीफ में भी जैसे एना बैप्टिज्म की हम बात करेंगे, एना बैप्टिस्ट जो हैं उनकी हम बात करें, तो इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे बिलीफ्स हैं। प्योरिटनिज्म ने ये ओपन एंडेड मूवमेंट थी कि हर कोई इसमें आ सकता था, जो भी रिलीजियस राइटियसनेस चाहता था वो इस मूवमेंट का हिस्सा था। द नेम वाज फर्स्ट गिवन टू दोज हु एडवोकेटेड सर्टेन चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ द रिफॉर्म्ड इंग्लिश चर्च अंडर एलिजाबेथ। इनके चर्च भी पहले शुरू में बहुत ज्यादा पावरफुल था। चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया तो इन्हीं प्योरिटनिस्ट मूवमेंट में। इन्हीं हम ये बात नहीं कर सकते कि मतलब सारा मजहब गलत भी नहीं होता और सारा मजहब बिल्कुल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है वो ठीक भी नहीं थी ना, तो उनमें हमेशा दौर से रिफॉर्म्स की जरूरत रही है ना। तो इंग्लिश चर्च की प्रैक्टिसेस में जिस मूवमेंट ने प्योरिटनिज्म प्योरिटी की बात की, रिफॉर्मेशन की बात की, दैट वाज द प्योरिटनिस्ट मूवमेंट। तो उसमें हर तरह के लोग थे, बट एज द आइडियल ऑफ द लिबर्टी रोज इन द मेंस माइंड एंड अपोज टू इट वर द किंग एंड हिज इविल्स काउंसलर्स एंड द ब्रांड ऑफ द इंटॉलरेंस चर्चमैन ऑफ हुम लॉर्ड जो था ये विलियम लॉर्ड, इसने भी चर्च में खुद तो पोप था, प्रीस्ट था, लेकिन उसने रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया। तो लेटर ऑन चर्च के साथ साथ उन्होंने जो पॉलिटिकल इल्स थे उनमें भी रिफॉर्म्स की बात की। देन प्योरिटनिज्म बिकेम अ ग्रेट नेशनल मूवमेंट, यानी कि मजहब के साथ साथ वो नेशनल मूवमेंट भी बन गए। इट इंक्लूडेड इंग्लिश चर्चमैन एज वेल एज द एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट, कैल्विनिस्ट, कोवेंटेंटर्स, कैथोलिक्स, नोबलमैन, हर तरह के आदमी इसमें थे, all bound together in the resistance to the dispositions in the church and the state, and with a passion for the liberty and the righteousness such as the world has never since seen। मतलब हम अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से देखें तो भुट्टो ने जब मतलब कॉमन मैन की बात की, इक्वल राइट्स की बात की, रिलीजन्स की बात मतलब इक्वल रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, तो उस वक्त हर बंदा जो है वो भुट्टो के पीछे खड़ा था। सिमिलरली मतलब रिसेंट फिनोमेना में मतलब इमरान खान ने बात की है कि मैं हर किसी को, मैं ये नहीं बात कर रहा दी कि ये नहीं दी, लेकिन जब इंकलाब की बात की, इक्वल राइट्स की बात की, तो फिर हर किसी ने वोट दिया। सेम कंडीशन जो थी वो प्योरिटनिज्म की इंग्लैंड में थी। Naturally, such a movement had its extremes and excesses. At the same time, मतलब लोग आए तो वो आगे भी चले गए, यानी अपने क्लेम से भी आगे चले गए, हर क्वेश्चन हर लिमिट को भी क्रॉस करने लग गए। And it is from a few zealots and the fanatics that most of our misconception about the Puritan arise. Life was stern in those days. यानी जिंदगी सख्त बना दी उन्होंने, यानी जो प्योरिटन उसको जो कंस्ट्रेंट्स उन्होंने डेवलप की वो बेसिकली सख्त हो गई। टू स्टर्न परहैप्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट डेस्पोटिज्म मेड मेन नैरो एंड हार्ड, यानी वो दूसरे की बात ही नहीं सुनते थे ना। इतने पॉलिटिकल, अभी भी फॉर एग्जांपल आप किसी हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट के पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी जो स्टांच बिलीवर हो उसके साथ जरा बात तो करके देख लें। पीपल्स पार्टी के किसी स्टांच बिलीवर से आप बात करके देखें तो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं।
वो आपके ऊपर आपके खिलाफ दुश्मनी पालना शुरू कर देगा। इसी तरह आप पीपल्स लीग के किसी उससे बात करके देखें तो वो आपका मुखालिफ हो जाएगा। इसी तरह इमरान खान के किसी आप वोटर से बात करके देख लें, अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ बात कर रहे होंगे तो वो आपका मुखालिफ हो जाएगा। तो सेम कंडीशन वाज इन दैट स्टेट। In the triumph of the Puritanism under Cromwell, severe laws were passed. Many simple pleasures were forbidden. यानी आम के for example आप फैमिली के साथ पार्क नहीं जा सकते। एंड एन एसोटेरिक स्टैंडर्ड बच्चे उनको कहते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड जिनको आप प्रैक्टिस ना कर सकते। अब यानी कि मुसलमान जो है वो 5 वक्त की, हर बंदा जबरदस्ती तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। और अगर ये कहा जाए कि आपने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है और रात को तहज्जुद भी पढ़नी है, तो इस तरह की मोरालिटी को एसिटरी मोरालिटी कहते हैं कि विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑफ द लिविंग वाज फोर्स्ड अपॉन एन अनविलिंग पीपल। जो लोग नहीं भी चाहते थे तो उनको ऊपर भी, हमारे यहाँ जैसे ज़िया दौर में इस तरह की मतलब पाबंदियां लगाएंगे कि आपने जुमे वाले दिन कौन सा लिबास पहनना है। ये मतलब हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस हुई है। सो द क्रिटिसिज्म इज मेड दैट द वाइल्ड आउटब्रेक ऑफ इमोरालिटी व्हिच फॉलोड द restoration of the Charles was partly due to the unnatural restriction of the Puritan era। इनके प्योरिटन एज में ये उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि अननेचुरल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई प्योरिटन राइटियसनेस के नाम पर ना। यानी जो आम आदमी की लिबर्टी थी वो भी छीन ली गई। अगरचे लिबर्टी दी भी गई पॉलिटिकल हवाले से, लेकिन ये तो कोई नहीं है कि बादशाह से की जो इल विल्स को आपने क्वेश्चन किया तो आप एक कॉमन मैन की जो लाइफ है उसको भी मतलब आप अपने आइडियल्स के ऊपर तो नहीं चला सकते ना। द क्रिटिसिज्म इज जस्ट बिकॉज वी मस्ट नॉट फॉरगेट द होल स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट that the Puritan prohibited maypoles dancing, यानी कि maypole dancing भी उन्होंने रोक दी, and horse racing in the small consequences, beside the fact that he fought for liberty and justice, that he overthrew despotism and made a man's life and property safe from the tyranny of the rulers ना। यानी जो मेपोल डांसिंग थी और उसके घोड़े की रेसिंग थी उसको भी उन्होंने मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। हालांकि उस तरह के आइडियल्स को तो, क्योंकि जबकि दूसरी साइड पे वो पीपल के राइट्स के लिए लड़ा था। अ ग्रेट रिवर इज नॉट जज्ड बाय द फोम ऑन इट्स सरफेस। ये वाला के मतलब बहुत बड़े दरिया को आप उसके जो ऊपर सतही झाग होती है उसके साथ नहीं पहचान सकते। एंड सर्टेन एसोटेरिक लॉज एंड द डॉक्ट्राइन्स व्हिच वी हैड ridiculed are but forth on the surface of the mighty Puritan current that has followed steadily like a river of life though English and American history since the age of Elizabethan। यहाँ तक हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बादशाह के हवाले से जो बादशाहों की जो पॉलिटिकल इलविल्स थी उसके खिलाफ उन्होंने प्यूरिटन मूवमेंट ने बड़ा ही पॉजिटिव पॉइंट लिया। और जो चर्च की पावर्स थी उसके उनको डीलिमिट करने के लिए, लिमिट करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो असिटारे मोरालिटीज प्रीच की आम आदमी के ऊपर सोसाइटी में, दैट वाज टू मच नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड वन और अननेचुरल भी थी। तो इसमें चेंजिंग आइडियल्स जो थे, जो स्टैंडर्ड्स थे इस एज में चेंज हुए। द पॉलिटिकल अपहीवियल्स ऑफ द पीरियड इज समड अप इन द टेरिबल स्ट्रगल बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट। यानी आप कहेंगे कि किंग जो था वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी समझा जाता था। इससे पहले ही वाज कंसीडर्ड एज अ शैडो ऑफ गॉड, डिवाइन शेडो से तस्वुर किया जाता था कि उसकी किसी भी चीज को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जबकि पार्लियामेंट जो है ये अवाम का एक नुमाइंदा होता है, पार्लियामेंट में जाता है और वो अवाम के सामने नुमाइंदा होता है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में यानी कि जो MP MNA होते हैं सिर्फ वो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होता, बल्कि पूरी पार्लियामेंट अवाम के सामने जवाबदेह होती है। तो उसमें यानी कि पब्लिक की ओपिनियन होता है उसकी बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो इसलिए इस एज में पार्लियामेंट और किंग के दरमियान पॉलिटिकल triggers रही, अब यानी कि टेंशंस रही, which resulted in the death of Charles at the block and the establishment of the Commonwealth under the Cromwell ना। यानी हुआ ये कि चार्ल्स जो था वो इन्हीं प्योरिटन मोरालिटीज के खिलाफ था। उसे प्योरिटन जो थे उन्होंने निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। वो फिर वापस आया, रिस्टोर हुआ, तो उसको रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। और रेस्टोरेशन पीरियड में उसने तमाम किस्म की जो प्योरिटन
आइडियल्स थे उनके खिलाफ उसने, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर प्यूरिटन आइडियल्स ने डांस के ऊपर पाबंदी लगाई तो चार्ल्स वन ने आकर ना उसे वो कर दिया, उसके ऊपर से पाबंदी हटा ली। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो उसकी डेथ हुई, और फिर कॉमनवेल्थ जो है, क्रोमवेल ने कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है, सॉरी कॉमनवेल्थ सॉर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे। For centuries, the English people had been wonderfully loyal to their sovereigns, but deeper than their loyalty to the kings was the old Saxon love for the personal liberty। यहाँ पे यही नुक्ता इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड, अंग्रेज जो कौम है वो अपने बादशाहों के पास साथ भी बहुत लॉयल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पर्सनल लिबर्टी भी डिमांड कर रहे थे। ये उनकी वो सही है, यानी वो बादशाह जो कुछ भी करता रहे वो उसको क्वेश्चन नहीं करते थे। अभी भी अगर हम तो जब लॉ के हवाले से पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स में ये रूल है कि अभी तक उन्होंने किंग रखा हुआ है, इस एज में भी किंगशिप जो है दैट इज कंटिन्यूड, यानी कि 21वीं सदी में भी अभी भी वो बादशाह को ऐसे सिंबल ऑफ यूनिटी देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास पार्लियामेंट भी है और वजीर आजम भी होता है। बच्चे, जो वजीर आजम होता है वो पार्लियामेंट का हेड होता है, और जो किंग होता है, हमारे यहाँ सदारती निज़ाम है, जो हमारा सदर होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और इंग्लैंड का जो है वो बादशाह होता है, किंग होता है, ही इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट। यानी बादशाह की मर्जी के बगैर कोई कंट्री जो है दूसरे उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह जहाँ पे सदारती निज़ाम होता है तो वहाँ सदर की मर्जी के बगैर कोई भी वजीर आजम किसी कंट्री के साथ कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं कर सकता। सेम टाइम जो है दे वर डिमांडिंग देयर पर्सनल लिबर्टी एज वेल। At times, as in the days of the Alfred and Elizabeth, the two ideals went hand in hand, but more than they were in the open strife का कहते हैं struggle को, and a final struggle for the supremacy was inevitable. The crisis came when James I, who had received the right of the royalty from an act of parliament, began by the assumption of the divine right to ignore the parliament के उसने ignore करना, which had created him। यानी उसने जो जिस पार्लियामेंट ने उसको उसका ओहदा क्रिएट किया था उसको उसने डिनाई करना शुरू कर दिया। तो फिर जेम्स का फिर सिविल वॉर शुरू होगी। ऑफ द सिविल वॉर विच फॉलोड द रेन ऑफ चार्ल्स वन एंड ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ द इंग्लिश फ्रीडम, द ब्लास्फेमी ऑफ अ मैन्स डिवाइन राइट टू रूल हिज फेलो मैन वाज एंडेड। ये पहले बेसिकली जो किंग्स थे उन्होंने अपने पास ये राइट रखा कि मतलब कुछ इंसान सुपीरियर होते हैं, नेचुरली सुपीरियर होते हैं, खुदा उनको इतनी सुपीरियरिटी दे देता है कि वो जस्टिफाइड होते हैं टू रूल ऑन द अदर ऑन देयर फेलो मैन। जबकि मॉडर्न स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, और किसी को किसी दूसरे के ऊपर कम से कम डिवाइन राइट नहीं है, एक होता है विल राइट। बच्चे मतलब हम अगर आप एक किसी एमएनए एमपी को अपना वोट देते थे तो बेसिकली वो हमारी विल होती है कि आप हमारी जा करना वहां पे वॉइस रेज करें, आप हमारे राइट्स की बात करें, तो दैट इज द पावर बाय विल ऑफ द अदर फेलोज ना। जबकि डिवाइन राइट्स जो था वो कह रहे थे कि किंग जो चाहता था वो कहता था कि इट्स डिवाइन राइट कि हम सुपीरियर हैं, लिहाजा हम जस्टिफाइड हैं टू rule on our other fellow people. Modern English began with the charge of Cromwell's brigade of the Puritans at Naseby. Religiously, the age was one of the even greater ferment than that which marked the beginning of the Reformation. ये वही रिफॉर्मेशन और प्यूरिटनिज्म को हम एक ही सेंस में लेते हैं। A great ideal, the ideal of a national church, was pounding to the pieces like a ship in the breakers, and in the confusion of the such an hour of the action of the various sects was like that of the frantic passengers। इन उसके ऊपर जो मजहबी नेशनल चर्च का जो कॉन्सेप्ट था तो उससे लोग मतलब डिनाई हो रहे थे, अलग अलग बिखर रहे थे, ईच स्ट्राइविंग टू सेव हिज पोजेशंस फ्रॉम द wreck। हर कोई अपना सामान बचाने के चक्कर में था। The Catholic Church, as its name implies, has always held true to the ideal of a united church. Catholics जो थे, क्रिश्चियनिटी में जो मेजर दो बड़े सेक्ट्स हैं बच्चे वो कैथोलिक और प्यूरिटन है। कैथोलिक्स ओल्ड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग पीपल थे जो बादशाह को चाहते थे, कोई पॉलिटिकल मतलब वो ज्यादा नहीं चाहते थे, कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो समझे कंजर्वेटिव टाइप के ना, कदामत पसंद। जबकि प्यूरिटन जो थे वो मॉडर्निटी चाहते थे,
रिलीजन में रिफॉर्म्स चाहते थे, पॉलिटिकल ऑर्डर्स में रिफॉर्म्स चाहते थे। कैथोलिक्स जो है ना इनका अपोजिट थे, वो यूनाइटेड चर्च चाहते थे, एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग चाहते थे। तो लिहाजा इनकी आपस में भी रिलीजियस सेक्शन यानी कि कैथोलिक और प्यूरिटन की आपस में भी क्लैशेस चल रहे थे। A church which, like that great Roman government of the early centuries, can bring the splendor and authority of the Rome to bear upon the humblest village church to the farthest end of the earth। कि कोई भी मतलब जैसे रूम से बैठा हुआ पापा या रूम जिसे कहते हैं, तो वो वहां से बैठा हुआ जो ऑर्डर चला रहा है वो विलेज के चर्च में भी वही चल रहे हैं। तो इसको इस तरह का यूनाइटेड चर्च और चर्च की एक ही हायरार्की मतलब वो एक एस्टैब्लिश करना चाहते थे। For a time that was mighty ideals dazzled the German and the English reformers, but the possibility of a united Protestant church persisted with the Elizabethan। जबकि प्रोटेस्टेंट चर्च यूनाइटेड प्रोटेस्टेंट चर्च ये चाहता था कि वो यूनाइटेड थे फॉर और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए ना, उनका ये स्टांस था कि तो जो तमाम जो प्रोटेस्टेंट्स हैं यूनाइटेड चर्च में वो एक तरह के मोरालिटीज को, एक तरह के आइडियल्स को परसू करेंगे। Then instead of the worldwide church, which was the ideal of the Catholicism, came the ideal of a purely national Protestantism ना। कैथोलिक्स चाहते थे कि मतलब पूरी वर्ल्ड के ऊपर एक तरह का चर्च रूल करे, जबकि नेशनल प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो अपने तरह के पॉलिटिकल आइडियल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड चाह रहे। This was the ideal of the Leuch and the reactionary bishops, no less than of the scholarly Richard Hooker, of the rugged Scottish commentators, and of the Puritans of the Massachusetts Bay. It is intensely interesting to note that the Charles called Irish rebels are the Scottish Highlanders to his aid। इन्होंने फिर बाहर से हेल्प्स करना, जो रेबल्स थे यानी बागी थे, उनके साथ उन्होंने वो करना शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस बाय प्रॉमिसिंग टू रिस्टोर देयर नेशनल रिलीजियस एंड दैट द इंग्लिश प्यूरिटन्स टर्निंग टू द स्कॉटलैंड फॉर हेल्प। अब यहाँ पे प्यूरिटन्स ने और कैथोलिक्स ने बाहर से के मुल्कों के साथ राब्ते और बाहर के लोगों के साथ वो किया। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अपहीवियल्स कहते हैं, तहस नहस का, डिस्टर्बेंस का जमाना था। Scotland, for the help, entered into the Solemn Convention of 1643, establishing a national Presbyterianism, whose object was to bring the churches of the God in the three kingdom to uniformity in religious and the government, and to preserve the rights of the parliament। के गवर्नमेंट भी हो और रिलीजन में यूनिफॉर्मिटी हो। ये एग्रीमेंट हुआ इनका 1643 में ना। एंड दैट वी एंड आवर पोस्टेरिटी मे एज ब्रेथ एंड लिव इन द फेथ एंड लव एंड द लॉर्ड मे डिलाइट टू लिव अस इन द मिडस्ट ऑफ अस। कि हम सियासी हवाले से भी हूँ, समाजी लव भी हो हमारे दरमियान में, और डिलाइट ये जो लॉर्ड में डिलाइट कि खुदा को खुशी महसूस हो हमारे दरमियान में रहकर, उसका मेन एजेंडा ये था। यानी इक्वल राइट्स दिए जाएं प्यूरिटन्स को भी, कैथोलिक्स को भी, गवर्नमेंट को भी। किंग रखा जाए लेकिन लिमिटेड हो, पार्लियामेंट हो लेकिन फुल पावरफुल ना हो, प्यूरिटन भी हूँ और कैथोलिक्स भी। तो इस तरह का ये मिक्सचर मतलब होमोजीनियस और क्या नाम है, बड़ा ही हेट्रोजीनियस किस्म का, कि तमाम को रहने की जगह दी जाए। इस एज की जो लिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम अभी वो नहीं पढ़ रहे कि कौन कौन से इसमें लिटरी कैरेक्टर्स थे, हम इसकी लिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अगले लेक्चर में। फिर हम जाकर ना इसके अलग-अलग पढ़ेंगे कि कौन से बड़े इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, जिनमें जॉन मिल्टन है। In literature also, the Puritan age was one of the confusion due to the breaking up of the old ideals, medieval standard of chivalry। medieval standards of chivalry कहते हैं बहादुरी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी उस वक्त ये था कि जो किंग था वो पावरफुल था, और जो बादशाह के करीब होता था वो मोर पावरफुल होता था। ये मिडीवियल स्टैंडर्ड्स ऑफ शिवलरी, जैसे हमने उसमें बेओवुल्फ में देखा था, बेओवुल्फ अपने घोड़े के ऊपर जा रहा था तो एक ही हाथ से वो मतलब उस ड्रैगन को मार देता है। तो दैट वाज द मिडीवियल स्टैंडर्ड ऑफ शिवलरी। जबकि मॉडर्न एज के साथ जो
स्टैंडर्ड ऑफ शिवलरी जो है वो बहादुरी के जिसके पास अच्छी गन है वो ज्यादा बहादुर है. The impossible love and the romances of which Spencer furnished the types persisted no less surely than the ideals of the national church, and in the absence of any fixed standards of literary criticism, there was nothing to prevent the exaggeration of metaphysical poets. इसमें मेटाफिजिकल पोएट्स की बात हम बाद में करेंगे जो जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शायरी करते थे, यानी महबूब को उन्होंने सब कुछ बना दिया. इसके ऊपर एक हम पूरा अलग मैं लेक्चर दूंगा. Who are the literary parallels to religious sects like the Anabaptists. Anabaptists कहते हैं कि जो जानबूझ के वेट करते रहते हैं कि बंदा तब क्रिश्चियन बने. बैप्टिज्म असल में ये है कि जब क्रिश्चियन बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर जाकर उसे पोप के पास ले जाते हैं और उसके ऊपर ना पानी के थोड़े से छींटे मारे जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ बैप्टिज्म, यानी उसे क्रिश्चियन किया जाता है. एनाबैप्टिस्ट जो है ये एक और सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, जो कि कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप बैप्टिज्म, एक्ट ऑफ बैप्टिज्म से डिले करें, यहाँ तक कि बंदे को खुद दिल करे उसका कि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, उनको एनाबैप्टिस्ट कहते हैं. पोएट्री टुक न्यू एंड द स्टार्टलिंग फॉर्म्स इन द डन एंड हर्बर्ट. इस एज के सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएट हैं वो जॉन मिल्टन है और जॉन डन है. इसी तरह हर्बर्ट भी इंपॉर्टेंट है. एंड द प्रोज बिकेम एज अ सोबर एंड द बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ द मेलंकली. बर्टन इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे पीछे बेकन था तो इसमें बर्टन जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर है. उसकी किताब जो है एनाटॉमी ऑफ द मेलंकली बहुत मशहूर है. द स्पिरिचुअल ग्लूम विच सोनर आर लेटर fastens upon all the writers of this age and which is unjustly attributed to the Puritan influence is due to the breaking up of the accepted standards in the government and the religion. इस एज की जो सबसे तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं. देयर आर थ्री मेन करेक्टरिस्टिक्स इन विच प्यूरिटन लिटरेचर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द प्रीसीडिंग एज, यानी पिछले एज से ना. एलिजाबेथन लिटरेचर विद ऑल इट्स डाइवर्सिटी, जो हमने पिछले रिनेसेंस एज की बात की, हैड ए मार्क्ड यूनिटी इन द स्पिरिट रिजल्टिंग फ्रॉम द पैट्रियटिज्म ऑफ ऑल क्लासेस एंड देयर डिवोशन टू अ क्वीन who with all her faults sought first and the nation's welfare. Under the Stuarts, all this was changed. The king were open enemies of the people. The country was divided by the struggle for political and religious liberty. And the literature was divided in spirit as were the struggling parties. इसका नुक्ते का ये है कि एलिजाबेथन लिटरेचर में पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा थी, क्वीन की तरफ डिवोशन थी किसी तरह, अगरचे वो सेंसुअस लिटरेचर तो था, वर्डली प्लायर्स के ऊपर मतलब फोकस था, लेकिन बहरहाल पैट्रियटिज्म उनमें तमाम किस्म की क्लासेस में पैट्रियटिज्म भी थी और नेशन की जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था वो अपने बूम पर था. जबकि इस एज में स्टुअर्ट से ही ये तब्दीली शुरू हो गई. किंग्स जो है वो उनको बुरी निगाह से देखा गया. वही किंग जो पहले आइडियल तस्वुर किया जाता था अब उस किंग को दुश्मन तस्वुर किया जाता था. इसी तरह जो मजहबी हवाले से भी ये प्योरिटन और कैथोलिक्स की जो आपस में चपले शुरू हुई ये भी नेगेटिव ले गई. और दूसरा जो एलिजाबेथन लिटरेचर इज जनरली इंस्पायरिंग, इट थ्रोब्स विद द यूथ एंड होप एंड द वाइटैलिटी. थ्रोब्स कहते हैं सांस लेना, कोशिश करना, स्ट्राइव. That which follows the speaks of the age and the sadness. Even its brightest hours are the followed by gloom and by the pessimism inseparable from the passing of the old standards. जबकि इस वाले एज में, प्यूरिटन एज में, पेसिमिज्म ने, नफरत ने, सैडनेस ने जन्म लिया ना, कंपटीशन के सेंस में. मतलब वो पहले वाले जो थे वो भाईचारे के साथ रहते रहे, अगरचा देवर इन डिमांड ऑफ पावर एंड वर्ल्डली मटेरियल्स, लेकिन फिर भी एक साथ अच्छे अंदाज में रह रहे थे. ये कंपटीशन का जमाना आ गया. Elizabethan literature is intensely romantic. The romance springs from the heart of the youth and believes all things, even the impossible. The great schoolman's credo, I believe because it is impossible, is a better expression of the Elizabethan literature than of the medieval theology. In the literature of the Puritan period, one looks in the vein for romantic ardor. ना इन्हीं से romantic अमन और भाईचारे के साथ जब डेफिनेटली रह रहे थे तो देवर रोमांटिक, उस कौम के लिए भी मतलब वो रोमांटिक पीरियड था.
जबकि प्योरिटन एज में ये सारी चीज़ें सैडनेस पेसिमिज्म आई, कंपटीशन आया, तो ऑटोमेटिकली जो है वो रोमांटिक जो टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई. Even in the lyrics and the love poems, a critical intellectual spirit takes its place, and whatever romance asserts itself in the form rather than in the feeling, a fantastic and artificial adornment of the speech rather than the natural and utterance of the heart, in which the sentiment is so strong and true that the poetry is its only expression. अ, इस एज में क्या नाम है, हमने देखा कि जो लिटरेचर था वो ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया, वो ज़्यादा लिबरल हो गया. सिर्फ एक दो चीज़ें मतलब इस एज में हम मेंशन करने की हैं, एक तो पॉलिटिकल लिबर्टी और दूसरा पर्सनल राइटियसनेस जो थी, दे वर द इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस एज के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्स कौन से थे और उनकी पोइट्री कैसी थी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.